हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस सेशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1000 वन लाइनर पर डिस्कस करेंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो आर्यों की प्रारंभिक राजतंत्र जो जनतंत्र था उनके बारे में, तांबे की बेल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, अरावली की लंबाई, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, NH 71B जो कि राजस्थान का सबसे छोटा NH है उसका नाम बदल कर क्या रखा गया है। इसी के साथ बात करें दोस्तों तो मेवाड़ में कुल कितनी राजधानियां बनी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। आज का सेशन रहेगा दोस्तों वो कक्षा 6 का हमारा राजस्थान रहेगा। ये जो टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार बात करें तो राजस्थान का एक परिचय, राजस्थान का इतिहास जानने के स्रोत, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, राजस्थान के भौतिक स्वरूप और जल संसाधन एवं संरक्षण, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र और राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, लोक संस्कृति एवं कला के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो चैप्टर रहेगा वो दोस्तों है राजस्थान का एक परिचय। उसके बारे में डिस्कस करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा दोस्तों। पहला वन लाइनर रखा गया दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो कि हम भलीभांति जानते हैं राजस्थान है। इसी के साथ सेकंड नंबर पर रखा गया है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है, तो 10.41% है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है, तो ये भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। इसी के साथ बात करें राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो वो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी गई है जो कि 826 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। राजस्थान में जिलों की संख्या 33 है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। इसी के साथ बात करें तो सबसे छोटा जिला जो है राजस्थान का वो धौलपुर है। यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा कि सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, तो वो धौलपुर में होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और राजस्थान का सबसे छोटा जिला हमने देखा धौलपुर है। जयपुर संभाग के जिलों की बात करें तो जयपुर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। उन जिलों के बारे में डिस्कस करें तो जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर एवं झुंझुनू जिले। अगला हमारा वन लाइनर रहेगा काफी इंपॉर्टेंट कि जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, तो जोधपुर संभाग में दोस्तों 6 जिले आते हैं, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर एवं जैसलमेर। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो रहेगा बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। अजमेर संभाग में भी 4 जिले आते हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर। और कोटा संभाग में भी 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि ऐसे कितने संभाग हैं जिनमें 4 जिले आते हैं, तो उनकी संख्या 3 है। और ऐसे कितने जिले हैं जिनमें 5 जिलों की संख्या आती है, ऐसे कितने संभाग है, तो उनकी संख्या 1 है। और इसी के साथ बात करें दोस्तों तो उदयपुर संभाग के अंतर्गत 6 जिलों का समूह है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़। तो दोस्तों 6 जिलों वाले संभाग कितने हैं, तो 6 जिलों वाले 2 संभाग हैं। उनके बारे में डिस्कस करें तो पहला संभाग है उदयपुर संभाग और दूसरा संभाग है जोधपुर संभाग। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें तो भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि 4 जिलों वाले संभागों की संख्या कितनी है, तो वो दोस्तों रहेगी 4 संभाग। 4 संभाग कौन कौन से रहेंगे, बीकानेर रहेगा, इसी के साथ कोटा रहेगा, अजमेर रहेगा, भरतपुर रहेगा। नवीनतम जो संभाग है भरतपुर, उसमें भी संभागों जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो वो भी 4 है। यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि 7 संभाग में ऐसे 4 संभाग है जिनमें 4-4 जिले आते हैं, और ऐसे 2 संभाग है जिनमें 6-6 जिले आते हैं, और ऐसा एक संभाग है जयपुर संभाग जिसमें 5 जिलों का समूह आता है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान कितने राज्यों के साथ सीमा लगाती है, तो वो 5 राज्यों के साथ। उन 5 राज्यों के बारे में डिस्कस करें दोस्तों तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा पूछी जाए तो वो 5920 किलोमीटर। इसी के साथ राजस्थान की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है, और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो ये मध्य प्रदेश के साथ। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राजस्थान की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो वो पंजाब के साथ। राजस्थान की सीमा किस देश के साथ लगती है, तो वो पाकिस्तान के साथ लगती है। कितनी लगती है दोस्तों, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 1070 किलोमीटर लगती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये जो सीमा है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और ये 5920 किलोमीटर है, ये अंतर्राज्यीय सीमा है। दोनों सीमाओं को ऐड किया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर हो जाता है कि ये हो जाती है टोटल। स्थलीय सीमा की बात की हमने कि 5920 किलोमीटर है, ये कुल स्थलीय सीमा लगाती है। इसी के साथ बात करें दोस्तों तो 4850 किलोमीटर जो है ये राज्यों के साथ सीमा लगाता है राजस्थान। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि जो पाकिस्तान की सीमा साझा करता है राजस्थान, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो वो रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा कि राजस्थान का जो इतिहास है उसे क्या वन लाइनर टॉप निकलते हैं कक्षा 6 की जो पुस्तक है पर्यावरण अध्ययन या फिर राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है उसमें से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, पहला इतिहास के संदर्भ में कि प्राचीन समय में राजस्थान विभक्त था, वो किसमें था, जनपद एवं अंचल में। इसी के साथ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि दोस्तों मरु प्रदेश किसे कहा जाता था, तो बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर और जैसलमेर बाड़मेर का जो क्षेत्र है उसे मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट
कि मरु प्रदेश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता एवं महाभारत से मिलती है। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आर्यों का जो प्रारंभिक जनतंत्र है ये मरु प्रदेश था। जांगल प्रदेश को कौन सा क्षेत्र आता था? तो जांगल प्रदेश में बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर का कुछ भाग जो है ये जांगल प्रदेश के अंतर्गत आता था। जांगल प्रदेश की राजधानी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, जो कि अहिछत्रपुर थी, वर्तमान जिसे नागौर के नाम से जाना जाता है। अहिछत्रपुर को वर्तमान नागौर कहा जाता है। और यादव वंश के बलराम और कृष्ण द्वारका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। यादव वंश में जन्मे थे कौन? कृष्ण एवं बलराम। ये द्वारका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे? तो वो जांगल प्रदेश से गुजरे थे। अगला हमारा वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कौन से जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो वो मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। और मत्स्य जनपद का संबंध कहां से है दोस्तों? तो वो राजस्थान से है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? तो वो विराटनगर थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विराटनगर वर्तमान जयपुर को हम प्राचीनतम विराटनगर के नाम से प्रसिद्ध था। मत्स्य जनपद वर्तमान में किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अलवर और जयपुर के मध्य भाग जो सम्मिलित रूप से किसके अंतर्गत आता है? मत्स्य जनपद के। मत्स्य जनपद का वर्णन किस यात्री ने किया है? तो चीनी यात्री युआन चांग, जिसे हम ह्वेन सांग कहते हैं, उसने मत्स्य जनपद के बारे में बताया है। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर एवं करौली का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भरतपुर, धौलपुर एवं करौली। यहाँ पर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब सुरसेन को दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर कि सुरसेन में सम्मिलित क्षेत्र है, तो एक ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है अलवर, जो कि अलवर सुरसेन जनपद में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि दोस्तों भरतपुर, धौलपुर, करौली का जो भाग है ये सुरसेन भूभाग के अंतर्गत आता था। सुरसेन जनपद की राजधानी पूछा जाए तो वो मथुरा थी। और मथुरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। किस यूनानी शासक ने सुरसेन का उल्लेख किया है? तो वो यूनानी शासक लेखक है सिकंदर ने किसका उल्लेख किया है? सुरसेन जनपद का उल्लेख किया है। कौन सी प्रशस्ति में सुरसेन नामक राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो सुरसेन नामक राजवंश की जानकारी बयाना प्रशस्ति से प्राप्त होती है। और बयाना वर्तमान में भरतपुर में स्थित है। सिकंदर के आक्रमण के समय जब पंजाब कौन सी जातियां राजस्थान में आकर बसी थी? तो यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सिकंदर का आक्रमण जब होता है पंजाब पर, तब यहाँ पर राजस्थान में जो जातियां आकर निवास करती है वो कौन कौन सी है? तो वो है मालव, सीवी एवं अर्जुनियान। वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र पर सीवी जाति का आधिपत्य स्थापित किया था? तो वो उदयपुर के पूर्वी और पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र पर किस जनजाति का या फिर किस जाति का आधिपत्य स्थापित हुआ था? तो वो सीवी जाति का आधिपत्य स्थापित हुआ था। इसी प्रकार हम उस भूभाग को सीवी जनपद के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जहाँ पर सीवी जाति का जो आधिपत्य स्थापित हुआ उस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? तो वो सीवी जनपद के नाम से। सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? तो मध्यमिका या फिर मध्यमिका, जिसे हम वर्तमान चित्तौड़ कहते हैं। मध्यमिका के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चित्तौड़ के पास जो नगरी गांव है, नगरी गांव ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नगरी चित्तौड़गढ़ एवं नगर पूछा जाए तो नगर एक कहाँ पर है? वो टोंक में है, जो आगे देखने को मिलेगा। चित्तौड़ के क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मेदपाट एवं प्रागवाट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के भरतपुर अलवर क्षेत्र में किस जाति का आधिपत्य स्थापित हुआ? तो अर्जुनयान जो जाति थी उसका आधिपत्य भरतपुर एवं अलवर क्षेत्र में स्थापित हुआ। मालवों के बारे में इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि मालवों की शक्ति का केंद्र जो है वो नगरी टोंक का क्षेत्र रहा। इसी प्रकार हमने देखा कि सिकंदर के आक्रमण के समय तीन प्रमुख जातियां अर्जुनियान, मालव एवं सीवी जो जातियां हैं वो राजस्थान में आकर बसी और अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। जिस प्रकार भरतपुर अलवर क्षेत्र में अर्जुनियान, टोंक के क्षेत्र में मालवों की शक्ति का आधिपत्य स्थापित हुआ, सीवी क्षेत्र में या फिर जो मध्यमिका का जो क्षेत्र था वर्तमान चित्तौड़गढ़, वहां पर सीवी जो जाति है उसका आधिपत्य स्थापित हुआ। मालवों की विजय का यूप अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नांदसा यूप स्तंभ जो है ये भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है, जिसमें मालव जो है इनकी विजय का उल्लेख देखने को मिलता है। किस आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई? तो 5वीं सदी में हुण आक्रमण जो हुए थे उनके बाद जो जनपदीय व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई थी। जनपदों के पतन का वर्णन कहाँ से मिलता है? तो वृद्ध संहिता नामक ग्रंथ से मिलता है जनपद के पतन का वर्णन। जनपद की समाप्ति के बाद यह क्षेत्र अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। जिस प्रकार दक्षिणी राजस्थान को हम मेवाड़ के नाम से जानते थे, वागड़, इसी के साथ मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ एवं मेवात क्षेत्र। प्राचीन सीवी जनपद का जो क्षेत्र है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान जो मेवाड़ क्षेत्र हम जिसे आधुनिक भारत में जानते थे वो प्राचीन सीवी जनपद का हिस्सा था। मेवाड़ की कुल कितनी राजधानियां रही? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आपको विभिन्न गाइड में नहीं मिलेगा, क्योंकि मेवाड़ की 7 प्रमुख राजधानियां रही है। नागदा, आहड़, ये कल्याणपुर आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड जिसे महाराणा प्रताप ने स्थापित किया था, उदयपुर ये कुंभलगढ़ कुंभा के द्वारा, उदयपुर महाराणा उदय सिंह द्वितीय के द्वारा। राजस्थान के कितने क्षेत्र में वागड़ के नाम से जाना जाता है? तो 2 क्षेत्र जो है जिसे हम डूंगरपुर बांसवाड़ा कहते हैं उसे वागड़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र जो है ये वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है।
पिलानी के नरहड़ को कहा जाता है? तो दोस्तों पिलानी जो क्षेत्र है ये झुंझुनू में पड़ता है और यहाँ का जो क्षेत्र है इसे भी वागड़ या फिर बांगड़ कहा जाता है। बांगड़, पिलानी वर्तमान झुंझुनू का क्षेत्र है, इसे बांगड़ के नाम से जाना जाता है। मरु प्रदेश को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो मरु प्रदेश का अधिकतर हिस्सा मारवाड़ के अंतर्गत आता है। मंडोर पर 7वीं शताब्दी में किसका शासन था? तो मंडोर जोधपुर उस समय 7वीं शताब्दी में गुर्जर पटियारों का शासन था। कोटा बूंदी का क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो कोटा बूंदी, बारां एवं झालावाड़ इनको सम्मिलित रूप से हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कोटा बूंदी का प्राचीन काल किस जनजाति का शासन था? तो कोटा बूंदी में मीणाओं का शासन था। इसी के साथ बात करें तो बूंदा नामक जो बूंदी नामक मीणा है, बूंदी का नामकरण बूंदा नामक मीणा के नाम पर हुआ। जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है, हम भलीभांति जानते हैं। और कछवा वंश से पहले यहाँ पर किसका शासन था? तो मीणा एवं बड़ गुर्जरों का शासन था। कहाँ पर? ढूंढाड़ क्षेत्र में। अलवर भरतपुर का क्षेत्र पर किस नाम से जाना जाता है? तो अलवर भरतपुर का क्षेत्र मेवात के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ बात करें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेवात क्षेत्र में किस जनजाति का आधिपत्य था? तो मेवात जनजाति में, मेवात क्षेत्र में मेव जाति का आधिपत्य था। मेव जाति का प्रसिद्ध नायक कौन था? तो हसन खां मेवाती। ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है एग्जाम में, कि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हसन खां मेवाती ने राणा सांगा की तरफ से किस युद्ध में लड़ा था? तो खानवा का जो युद्ध होता है 1527 ईस्वी में, बाबर वर्सेस खानवा का युद्ध, उसमें हसन खां मेवाती जो कि अलवर का शासक है, मेवात क्षेत्र का शासक है, वो सांगा की तरफ से इस युद्ध में भाग लेता है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रतापगढ़ को कांठल के नाम से जाना जाता है। झालावाड़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो मालवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहीं पर मालवा का पठार भी स्थित है। शेखावाटी क्षेत्र से किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो शेखावाटी चूरू एवं झुंझुनू सीकर को शेखावाटी क्षेत्र से। ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ब्यावर एवं अजमेर का जो क्षेत्र है ये मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर जो स्थित पहाड़ियाँ हैं उसे मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में डिस्कस करते हैं। इतिहास के जानने के स्रोत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो वो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दोस्तों, तो वो 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, पुरातात्विक स्रोत एवं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत है दोस्तों जिनसे पुरातात्विक सामग्री प्राप्त होती है, जिसे देखे जाए तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हमें खुदाई के दौरान जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, अभिलेख है, शिलालेख है, ताम्रपत्र है, या फिर जो सिक्के हैं, पंचमारक सिक्के हैं जिन्हें हम हथ मुद्राएं कहते हैं, उनके आधार पर जो इतिहास की जानकारी मिलती है उसे हम पुरातात्विक साहित्य कहते हैं। एवं साहित्यिक स्रोत जिस प्रकार पृथ्वीराज रासो है, चंद्रप्रदायी का ग्रंथ, वो जो मुख्य ग्रंथ जो लिखे गए हैं उन्हें साहित्यिक कहते हैं। जैसे हमीर महाकाव्य है नयन चंद्र सूरी का, ये जो साहित्यिक स्रोत हैं इनसे हम साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत 2 भागों में बांटकर इनको इतिहास को जानने के स्रोत में विभाजित कर सकते हैं। प्राचीन काल में अवशेष जिनसे हमें स्थानों या घटनाओं के संदर्भ में समझने में सहयोग मिलता है तो वो पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। प्रत्यारों की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो गटियाला का जो शिलालेख है उससे हमें प्रत्यारों की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर गटियाला इंपॉर्टेंट ये ऐसे हो जाता है कि गटियाला कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये गटियाला का शिलालेख जोधपुर से प्राप्त हुआ है। चौहान वंश की जानकारी के स्रोत हमें कहाँ से मिलता है? तो बिजोलिया का शिलालेख। और दोस्तों इसमें यहाँ पर इसकी डेट पूछी जाए तो ये 1170 ईस्वी का है बिजोलिया का शिलालेख, और बिजोलिया भीलवाड़ा से ये प्राप्त हुआ है, जिसे हमें चौहान वंश के इतिहास की जानकारी का पता चलता है। रावल समर सिंह के युग की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो चिरवा का जो शिलालेख है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिरवा का शिलालेख उदयपुर से प्राप्त हुई है, जिसे हमें रावल समर सिंह की जानकारी मिलती है। जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के किस वंश की जानकारी मिलती है? तो चौहान वंश की जानकारी मिलती है। जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय। हमीर महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई? तो हमीर महाकाव्य की अभी हमने बात की नयन चंद्र सूरी के द्वारा। हमीर महाकाव्य से हमें जानकारी मिलती है तो चौहान वंश और अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर विजय की जानकारी मिलती है हमीर महाकाव्य, क्योंकि हम जानते हैं कि हमीर जो है, हमीर देव चौहान रणथंबोर के प्रसिद्ध शासक हुए हैं, जिनके काल में 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है और ये राजस्थान का पहला शाखा घटित होता है। पश्चिम भारत की यात्रा किसकी रचना है? तो पश्चिम भारत की यात्रा जिसे हम वेस्टर्न ट्रेवल इन राजस्थान के नाम से जानते हैं, जो कि किसकी रचना है? कर्नल जेम्स टोड की, जिन्हें हम इतिहास का पिता कहते हैं राजस्थान के। वंश भास्कर किसकी रचना है? तो सूर्यमल मिश्रण की रचना है वंश भास्कर, और ये बूंदी के शासक के दरबारी कवि थे, किसके? सूर्यमल मिश्रण। बूंदी के शासक है राम सिंह द्वितीय, उनके दरबारी कवि है सूर्यमल मिश्रण। वीर विनोद की रचयिता है श्यामल दास, और मारवाड़ राज्य का इतिहास की रचना विश्वेश्वर नाथ ने की है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मारवाड़ राज्य का इतिहास विश्वेश्वर नाथ। अगला हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों की अध्याय 4 नंबर, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल कौन कौन से हैं? राजस्थान में प्रस्तर युग की अवशेष किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों बनास, गंभीरी, बेड़च, चंबल, इन नदियों के किनारे जो भी युग घटित हुए हैं राजस्थान की ऐतिहासिक भूमि पर, उनके बारे में जानकारी मिलती है। धातुओं से मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया?
तो धातुओं से मानव जिस धातु से सर्वप्रथम परिचित हुआ तो वो कौन सी धातु थी, वो तांबा थी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, इन सभी सभ्यताओं से ताम्र सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा की बात करें तो वर्तमान हनुमानगढ़ में, गणेश्वर सीकर में, आहड़ उदयपुर में। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसे द्वैश्वती नदी या फिर सरस्वती नदी और वर्तमान में इसे घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, तो अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। कालीबंगा जो सभ्यता है ये राजस्थान में किस जिले में सम्मिलित है, तो यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अमलानंद घोष किस सभ्यता की पहचान के बाद कालीबंगा उत्खनन करने वाले कौन थे, तो अमलानंद घोष ने देखा कि कालीबंगा जो वर्तमान हनुमानगढ़ में स्थित है वहाँ पर एक सभ्यता को स्थल को खोजते हैं। उसके बाद बी लाल एवं बी के थापर के द्वारा इस सभ्यता स्थल की खुदाई की जाती है। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस नदी के किनारे है, तो ये घग्गर नदी के किनारे है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसी के साथ बात करें तो कालीबंगा से नालियों से बनी जो नालियां बनी हुई थी जल निकासी की, वो लकड़ी एवं ईंटों से बनी थी। कालीबंगा में मकान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, तो ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा से अग्निवेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये चबूतरों पर से प्राप्त हुई है अग्निवेदिकाएं। नगर नियोजन व्यवस्था किस सभ्यता स्थान समान थी, तो सिंधु सभ्यता के समान थी, किसकी, कालीबंगा की। यानी कालीबंगा के अंतर्गत जो नगर नियोजन व्यवस्था थी वो सिंधु सभ्यता के समान थी। कालीबंगा से प्राप्त नगरों में कृषि कहाँ की जाती थी, तो नगर की चारद्वारी के भीतर कृषि की जाती थी। और गाय का मुख्य प्याले किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, गाय के मुख वाले प्याले पूछा गया दोस्तों, ये कहां से प्राप्त हुए हैं, तो ये कालीबंगा से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ भलीभांति जानते हैं, काली रंग की चूड़ियां। तांबे के बेल की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से। कांसे का दर्पण किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से। किस सभ्यता के से हाथी दांत और कंगा प्राप्त हुआ है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये कालीबंगा से। कालीबंगा सभ्यता का विनाश किस कारण हुआ माना जाता है, तो नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से कालीबंगा सभ्यता का विनाश माना जाता है। उदयपुर के धूलकोट का संबंध किससे है, तो आहड़ को उदयपुर के जो स्थानीय भाषा है उसमें धूलकोट कहा जाता है। आहड़ जो सभ्यता है उसको, आहड़ जो है इसके बारे में डिस्कस करें तो दोस्तों तांबा वाली नाम से जाना जाता है, तो ये धूलकोट है। और धूलकोट की दीवारें किससे बनी होती थी, तो धूलकोट की दीवारें मिट्टी से बनी होती थी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, एग्जाम में सीधा ये पूछा जा सकता है कि ताम्रवती के नाम से जाना जाता है धूलकोट या फिर आहड़, या फिर ताम्रयुगीन की जननी पूछा जाए तो वो गणेश्वर को जाना जाता है, जो कि वर्तमान सीकर जिले में अवस्थित है। किस सभ्यता में मकान के 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं मकानों में, तो वो आहड़ से प्राप्त हुए हैं। एक परिवार में 6 चूल्हों का मिलना किसका प्रतीक है, तो सामूहिक परिवार का प्रतीक है। कौन सी सभ्यता जहां उच्च कोटि की चावल उत्पादन किया जाता था, तो आहड़ सभ्यता से यह प्राप्त हुआ है कि यहाँ पर उच्च कोटि का चावल उत्पादित किया जाता था। आहड़ सभ्यता से प्राप्त चूल्हे किस प्रकार के हैं, तो ये भट्टी के आकार के हैं। कौन सा स्थल निवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष था, तो आहड़ सभ्यता के निवासी बर्तन बनाने की कला में क्या थे, दक्ष थे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ बात करें दोस्तों तो आहड़ सभ्यता से प्राप्त जो मिट्टी के बर्तन है वो किस रंग के हैं, तो लाल व भूरे रंग के हैं। राजस्थान की किस सभ्यता से 26 किस्म की मणि यानी 6 तांबे की मुद्राएं 3 मोहरें प्राप्त हुई है, तो ये आहड़ सभ्यता से। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम में कि 26 किस्म की मणि या फिर 6 तांबे की मुद्राएं या फिर 3 मोहरें कहां से प्राप्त हुई है, तो आहड़ से। धूलकोट के विनाश या फिर विध्वंस के बाद यहाँ के लोग कहाँ की ओर अग्रसर या फिर बस गए, तो गिलूंड जो कि राजसमंद में है एवं भगवानपुरा जो सभ्यता है वहाँ की ओर इसके लोग वहाँ से नगर बसाए गए। उदयपुर की वल्लभ तहसील का बालाथल की सभ्यता के लिए संबंधित है, तो ताम्र पाषाण कालीन आहड़ सभ्यता से। तो बालाथल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये वल्लभ तहसील उदयपुर में है। और यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि बालाथल जो सभ्यता है ताम्र पाषाण कालीन आहड़ सभ्यता का अवशेष स्थल माना जाती है या फिर मानी जाती है। किस सभ्यता स्थल से 11 कमरों के एक बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं, तो बालाथल से 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग के चिन्ह प्राप्त हुए हैं बालाथल से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ताम्र सभ्यता के अलावा यहाँ पर किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो लोहेकालीन सभ्यता के। इसी वजह से इसे ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट ये हो जाता है दोस्तों कि लोह गलाने की भट्टियां कहां से प्राप्त हुई है, तो वो बालाथल से प्राप्त हुई है। बेराट जयपुर के अलावा किस स्थान से बुने हुए वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो बालाथल से प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट बालाथल एवं बेराट रह जाती है, जहां से बुने हुए वस्त्र यानी वस्त्रों की बुनने की जो प्रक्रिया है या फिर बुने वस्त्र कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वो बालाथल एवं बेराट से प्राप्त हुए हैं। लोह गलाने की भट्टियां कहां से प्राप्त हुई है, तो बालाथल से प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है दोस्तों कि गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, तो सीकर जिले की नीम का थाना तहसील से गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, तो ताम्र संचित संस्कृति या फिर ताम्र युगीन सभ्यता की जननी के नाम से जाना जाता है। गणेश्वर से कौन से तांबे के उपकरण पश्चिम तथा मध्य एशिया से निर्यात किया जाता था, दोहरी परतदार सिरा वाली तांबे की पिन प्राप्त हुई है, यानी दोहरी परतदार सिरा वाली तांबे की पिन और एशिया से निर्यात की गई, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट।
गणेश्वर सभ्यता से कितने प्रकार की मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं? तो 2 प्रकार के। लोहकालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के कौन कौन से हैं? तो बेराट, सांबर, बागोर, रेड आदि है। तो दोस्तों लोहेकालीन पुरातात्विक स्थल, और यहाँ हमने देखा था कि लोहे के अवशेष बालाथल से भी प्राप्त हुए हैं, लोहे गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई है बालाथल से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है दोस्तों कि बेराट राजस्थान में कहाँ स्थित है? जयपुर में। बीजक की पहाड़ी भीमजी की डूंगरी के मध्य स्थित है। कौन सा क्षेत्र? बेराट क्षेत्र। महाभारत काल में बेराट को किस नाम से जाना जाता था? तो विराटनगर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास कहाँ बिताया था? तो वो बेराट में बिताया था। और विराटनगर का जो राजा था उसके शासन में 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों ने महाभारत काल के दौरान बिताया था। राजस्थान में मौर्यकालीन काल के प्रमुख केंद्र रहा तो वो बेराट रहा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि किस स्थान से अशोक के बाबरू शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो बेराट से प्राप्त हुए हैं। ये बाबरू का शिलालेख कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। बौद्ध मठ भी पूछा गया है। राजस्थान में किस स्थल से एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो ये बेराट से प्राप्त हुई है। 6 मुद्राओं के बारे में हमने अध्ययन किया था, वो आहड़ से प्राप्त हुई है। 36 चांदी की मुद्राएं किस भारतीय यूनानी शासकों की? 28 मुद्राएं। तो दोस्तों जो 36 मुद्राएं चांदी की प्राप्त हुई हैं बेराट से, उसमें भारतीय यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं हैं। 36 चांदी की मुद्राओं में कितनी मुद्राएं पंचमारक है? तो 8 मुद्राएं पंचमारक है, जिन्हें हम आहत मुद्रा भी कहते हैं। आहत यानी प्रहार करके कूट पीट के जिस मुद्रा को बनाया जाता था वो आहत मुद्राएं कहलाती थी। वर्तमान में इन्हें पंचमारक सिक्के कहा जाता है। कहाँ की खुदाई से स्वास्तिक, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह आयुक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कील, हाथ से बना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है? तो ये बेराट से प्राप्त हुआ है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, और ये जो लेसन रहेगा वो अध्याय 5 रहेगा कि आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, और अध्याय 6 रहेगा राजस्थान का भौतिक स्वरूप। पहला वन लाइनर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है दोस्तों कि भौतिक स्वरूप में भूसंरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 4 भागों में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। 4 वो कौन कौन से भाग हैं उनके बारे में डिस्कस करें दोस्तों। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदानी और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने भागों पर फैला हुआ है? तो राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है, और ये क्षेत्रफल पूछा जाए तो 61% भूभाग पर फैला हुआ है। ये जो 61% भाग है ये थार का मरुस्थल, यहाँ पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है दोस्तों? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। विश्व का सबसे घना मरुस्थल या फिर घनी आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार का मरुस्थल है। थार के मरुस्थल के किस भाग को महामरुस्थल कहा जाता है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, महामरुस्थल, जहां पर वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ये दोस्तों बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर का जो रेतीला मरुस्थल है इसे महामरुस्थल कहा जाता है। किसी स्थानीय भाषा में धोरे को क्या कहा जाता है? तो इसे बालू का स्तूप जो होते हैं उन्हें स्थानीय भाषा में धोरा या फिर धोरे कहा जाता है। थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 5 भागों में। ये 5 भाग कौन कौन से है? तो मरुभूमि, गग्गर का मैदान जो कि हनुमानगढ़ गंगानगर का क्षेत्र, अर्ध मरुस्थलीय भाग ये बीकानेर, जोधपुर, और यहाँ पर बात करें तो ये पाली का कुछ क्षेत्र आता है। नागौर की उच्च भूमि, यानी ये यहाँ पर लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ये नागौर उच्च भूमि, और अंतः प्रवाही प्रदेश ये शेखावाटी का जो क्षेत्र है ये अंतः प्रवाही प्रदेश। यानी थार के मरुस्थल को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 5 भागों में। राजस्थान की अरावली का विस्तार है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, जिस प्रकार ये राजस्थान है, तो यहाँ पर अरावली का विस्तार पूछा जाए दोस्तों तो वो ये इस प्रकार से रहेगा। किस प्रकार से रहेगा? ये रहेगा इस प्रकार से। यहाँ पर अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर रहेगा। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि राजस्थान में अरावली का विस्तार हमने देखा, कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अरावली है? तो 9% भूभाग है, और यहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती है। 9% भूभाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अरावली का जो विस्तार है दोस्तों ये गुजरात की खेड़ बर्मा से लेकर दिल्ली की रायसीना हिल्स जो है यहाँ तक अरावली का विस्तार है। अरावली की कुल लंबाई पूछी जाए तो 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 2 भागों में। अरावली की राजस्थान में लंबाई पूछी जाए तो 550 किलोमीटर, एवं 80% जो क्षेत्र है अरावली का वो राजस्थान में आता है, और क्षेत्रफल में लंबाई पूछी जाए तो ये 550 किलोमीटर रहेगी। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ये हो जाता है इंपॉर्टेंट कि 142 किलोमीटर जो है ये राजस्थान में अरावली का विस्तार, राजस्थान के अलावा गुजरात एवं दिल्ली के क्षेत्र में पड़ता है। राजस्थान के अरावली क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? अभी हमने देखा 10%। पूर्वी मैदानी भाग में कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है? तो पूर्वी मैदानी भाग में 23% भूभाग है दोस्तों, और ये जो 23% क्षेत्रफल है यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। जिस क्षेत्र की बीहड़ भूमि या फिर डांग क्षेत्र कहा जाता है तो कोटा धौलपुर के आसपास के क्षेत्र को बीहड़ भूमि या फिर डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 56 के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो 56 के मैदान बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिले की माही एवं उनकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान को 56 का मैदान कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि माही नदी जो है ये दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में वापस चले जाती है। और यहाँ पर ये जो प्रतापगढ़ का क्षेत्र है एवं ये जो बांसवाड़ा का क्षेत्र है, इनका सम्मिलित रूप जो है ये 56 यानी 56 का मैदान कहलाता है। अगला इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है, तो ये 7%। अप्रोक्सीमेट पूछा जाए दोस्तों तो ये 6.89% भूभाग पर है, लेकिन राउंड फिगर में ये 7% हो जाता है। और ये जो 7% भूभाग है इस पर 11% जनसंख्या निवास करती है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो 5 प्रकार की जलवायु, एवं हमने देखा कि 5 भागों में थार के मरुस्थल को हमने बांटा था, 5 प्रकार की जलवायु है। इसी के साथ बात करें तो अरावली से पूर्व से जयपुर तक उत्तर पूर्वी जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो जयपुर के एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में जो जलवायु पाई जाती है वो उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो सवाई माधोपुर से उदयपुर तक आर्द्र जलवायु पाई जाती है। दक्षिणी बांसवाड़ा से एवं दक्षिणी पूर्वी झालावाड़ जिले में जलवायु पाई जाती है, तो अति आर्द्र। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा दोस्तों कि राजस्थान का जो क्षेत्र है यहाँ पर ये देखना जरूरी है। जलवायु के संदर्भ में बात करें दोस्तों तो ये जो क्षेत्र है ये 25 सेंटीमीटर, इसके बीच में ये 50 सेंटीमीटर, मध्यवर्ती 75 सेंटीमीटर, उसके बाद में ये 100 सेंटीमीटर, उसके बाद में 150 सेंटीमीटर। ये इस प्रकार से 5 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है शुष्क, ये कहलाता है अर्ध शुष्क, ये कहलाता है आर्द्र, उपार्द्र, ये कहलाता है आर्द्र, ये कहलाता है अति आर्द्र। ये 5 भागों में डिवाइड किया गया है। इसी के साथ बात करें दोस्तों दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्वी झालावाड़ जिले को हमने देखा कि अति आर्द्र क्षेत्र आता है। इसी के साथ राजस्थान में प्रमुख ऋतु के बारे में अध्ययन करें तो ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बारे में डिस्कस करें दोस्तों तो ग्रीष्म ऋतु काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मार्च से जून तक का जो क्षेत्र है वो ग्रीष्म ऋतु। वर्षा ऋतु की बात करें तो जुलाई से सितंबर तक वर्षा ऋतु। शीत ऋतु की बात करें तो अक्टूबर से फरवरी तक शीत ऋतु। यानी ऋतुओं के संदर्भ में पूछा जाए तो राजस्थान की प्रमुख 3 ऋतुएं प्रसिद्ध है, ग्रीष्म, वर्षा एवं शीत ऋतु। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु से चलने वाली जो हवाएं हैं, धूल भरी हवाएं, वो क्या कहलाती है, तो ये लू कहलाती है। और इनकी रफ्तार पूछी जाए दोस्तों तो ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी किसी वस्तु को अगर उस हवा के भीतर उड़ा दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए तो वो प्रति घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। जिस प्रकार बात करें दोस्तों कि एक गाड़ी जो होती है वो उनकी जो स्पीड जो होती है वो 100 किलोमीटर भी रहती है और न्यूनतम 0 से लेकर 150 के मध्य रहती है। इसके बारे में डिस्कस करें तो किस मानसून में राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, तो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है। और यहाँ पर कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो जाता है कि राजस्थान में जो मानसून है ये अरब सागर की मानसूनी वर्षा से होता है, अपितु यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कि बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है इससे राजस्थान में सर्वाधिक मानसून या फिर वर्षा होती है। दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक मानसून होता है तो वो दक्षिणी राजस्थान पूछा जाए तो अरब सागर के मानसून से। सर्वाधिक आर्द्र जिला पूछा जाए तो झालावाड़, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा रहती है। इसी के साथ सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो जैसलमेर, 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है जैसलमेर में। यहाँ पर कॉम्बिनेशन मेथड ये रहेगा कि थार सर्वाधिक कहाँ पर है, जैसलमेर में, और थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है वो भी जैसलमेर में। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये कॉम्बिनेशन मेथड के आधार पर आप इसे याद कर सकते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू है 150 सेंटीमीटर। भारत में शीत ऋतु से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, तो माउट कहा जाता है। ये माउट किस वजह से होती है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है या फिर भूमध्य सागरीय पवनों से, जिन्हें हम पछुआ पवने कहते हैं। इन पछुआ पवनों के कारण होती है। पहला यहाँ पर इंपॉर्टेंट योगदान रहता है भूमध्य सागर का, दूसरा रहता है यहाँ पर कैस्पियन सागर का। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि माउट किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये गेहूं के लिए। और माउट को गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है और ये सर्वाधिक कहाँ पर उपयुक्त है, तो ये गंगानगर एवं हनुमानगढ़ क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। इसी के साथ बात करें तो जल संसाधन एवं उनके संरक्षण, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जल संसाधन एवं उनका संरक्षण। इसके बारे में डिस्कस करें दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जल संसाधन एवं संरक्षण। जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है, तो अरावली को जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अपवाह क्षेत्र के मध्य उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रभावित करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे जल विभाजक रेखा, जिसे हम अरावली के नाम से जानते हैं। राजस्थान में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 3 भागों में, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र एवं इसी के साथ पूछा जाए तो आंतरिक अपवाह तंत्र भी इसे कहा जाता है। राजस्थान में बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां किस नदी में मिलती है, तो ये यमुना में मिलती है। और यमुना का जो जल है ये बंगाल की खाड़ी में जाता है। यमुना गंगा की सहायक नदी है और यमुना की सहायक नदी पूछा जाए तो बनास जो कि चंबल की है, काली सिंध चंबल की है, पार्वती चंबल की है। ये सभी नदियाँ चंबल में मिलती है और चंबल किस में मिलती है, तो यमुना में मिलती है। यमुना नदी किस में मिलकर अपना जल बंगाल में उड़ेलती है, तो ये गंगा में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिराती है अपना जल।
अरब सागर से जल ले जाने वाली नदियां हैं, तो अरब सागर में जो जल ले जाती है लूनी है, माही है, साबरमती है, पश्चिमी बनास है और उनकी सहायक नदियां हैं। यहाँ पर ऐसी नदियां जो समुद्र में पहुंचकर जल भाग में विलुप्त हो जाती है, यानी समुद्र में नहीं पहुंचती और क्षेत्र विशेष में विलुप्त हो जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें आंतरिक प्रवाह कहा जाता है। यानी किसी पहाड़ियों से अगर वो नदियाँ निकलती है समुद्र या फिर किसी खाड़ी में जल न गिराने के बजाय किसी क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, तो उन्हें आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहते हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ घग्गर नदी, बाणगंगा नदी, कांतली नदी, साबी नदी, रूपारेल नदी एवं मेंढ नदी है। चंबल नदी का उद्गम पूछा जाए तो मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत है। राजस्थान की बारहमासी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बारहमासी नदी चंबल नदी को जाना जाता है। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो चित्तौड़गढ़ का भैंसरोड जो क्षेत्र है वहां से प्रवेश करती है चंबल नदी। राजस्थान में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र भैंसरोडगढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर 6 जिले रहते हैं। यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि झालावाड़ जिले में चंबल नदी का प्रवेश नहीं होता है और ये कई बार ऑप्शन में दिया जाता है, ये ध्यान में रखें। कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में। राजस्थान में उद्योग इसी नगर, देखो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है? औद्योगिक नगरी के नाम से कोटा को जाना जाता है। और कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो ये यहाँ पर देखो दोस्तों, कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि दोस्तों बनास का उद्गम कहाँ से होता है? तो राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियाँ जो है यहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। बनास नदी का बहाव क्षेत्र है, ये राजसमंद से निकलती है, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर में ये चंबल नदी में मिल जाती है। बनास नदी चंबल नदी में किस स्थान पे मिलती है? तो सवाई माधोपुर का जो रामेश्वरम है उसके निकट मिलती है और यहाँ पर त्रिवेणी संगम भी बनता है। बनास नदी एक मौसमी नदी है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूर्णतः, अगर पूर्णतः वर्ड मिल जाए आपको तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी वो कौन सी रहेगी? तो वो बनास नदी रहेगी। या फिर राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो वो बनास नदी रहेगी। बनास नदी की कुल लंबाई पूछी जाए तो 480 किलोमीटर है। बनास नदी के तट पर स्थित नगर कौन कौन से है? तो टोंक है, सवाई माधोपुर है। बनास की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? तो मेनाल है, कोठारी है, बेड़च है, खारी है। कोठारी भीलवाड़ा से, मेनाल राजसमंद से, बेड़च या फिर जिसे हम आयड़ नदी कहते हैं राजसमंद से। खारी नदी के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। लूनी नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? तो अजमेर के नागपाड़ से। और लूनी नदी का उद्गम राजस्थान अजमेर में कहाँ से होता है? तो ये गोविंदगढ़ से होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लूनी नदी जहाँ से निकलती है, जिन दो धाराओं में निकलती है और मिलकर लूनी का उद्गम करती है, तो वो धाराएं कौन सी है? सरस्वती एवं साबरमती जो नामक धाराएं हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। साबरमती एवं यहाँ पर सरस्वती रहेगा, जो दो धाराएं हैं वो मिलकर किसका निर्माण करती है? लूनी नदी का निर्माण करती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। लूनी नदी का बहाव क्षेत्र पूछा जाए दोस्तों तो वो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर होते हुए कच्छ की खाड़ी में ये अपना जल गिराती है। कितने जिलों में बहती है? अजमेर से निकलकर नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि 6 जिलों में बहती हुई। यहाँ पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पाली जिला जो है ये सर्वाधिक लवणीय भूमि वाला क्षेत्र कहलाता है। सर्वाधिक पर्वतीय भूमि वाला क्षेत्र जोधपुर है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि नागौर में कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है। फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण वहाँ पे लोगों में रीढ़ की हड्डी में जो कूप पड़ जाती है, इसी वजह से नागौर के अंदर कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है। अजमेर से इसका उद्गम होता है। बाड़मेर का जो बालोतरा स्थान है वहाँ से इस नदी का जल खारा हो जाता है। जादौर से होते हुए ये कच्छ खाड़ी में अपना जल उड़ेलती है। लूनी नदी में पानी कहाँ के बाद खारा हो जाता है? तो बाड़मेर का बालोतरा स्थान से। लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? जोजड़ी है, बांडी है, मीठड़ी है, जवाई है, खारी है, सुकड़ी है, सागी है और गुहिया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा दोस्तों कि ये जो लूनी नदी है ये अजमेर से निकलती है, गोविंदगढ़, नागपाड़ से। यहाँ पर दो जल धाराएं मिलती है, साबरमती एवं सरस्वती। और यहाँ से इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दाईं साइड से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो वो जोजड़ी नदी है। और ये जोजड़ी नदी का उद्गम पूछा जाए दोस्तों तो ये नागौर से निकलती है। ये भी आप ध्यान में रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ देखी हमने। जवाई नदी के बारे में डिस्कस करें तो जवाई नदी पाली में जवाई बांध निर्मित है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। माई नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत से। माई नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ सोम एवं जाखम नदी है। जाखम नदी पर जाखम परियोजना या फिर जाखम बांध प्रतापगढ़ में स्थित है। सोम नदी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि माही की सहायक नदी है। माई नदी अपना जल कहाँ लेके जाती है? तो खंबात की खाड़ी में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माई नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जयपुर से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से, किस पहाड़ी से होता है? तो बेराट की पहाड़ी, जयपुर से। कौन सी नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है? तो बाणगंगा नदी का पानी जो है ये रामसर साइट का निर्माण करता है भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में। किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? बाणगंगा को। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से घग्गर नदी का उद्गम होता है।
आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है? तो हनुमानगढ़ से। और घग्गर नदी भूमिगत हो जाती है तो गंगानगर में ये भूमिगत हो जाती है। गंगानगर का जो अनूपगढ़ क्षेत्र है वहाँ से ये भूमि में विलीन हो जाती है। कई बार इसका जल पाकिस्तान में बॉर्डर पार चला जाता है, जिसे हकरा के नाम से उस क्षेत्र को जाना जाता है। और वो जो क्षेत्र है पाकिस्तान का उसे फोर्ट अब्बास के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी की प्राचीन नदी की सहायक नदियाँ पूछे जाए तो ये सरस्वती की सहायक नदी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? चंबल राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा दोस्तों कि चंबल, इसी के साथ बात करें, चंबल नदी में कुल कितने बांध बनाए गए हैं? तो 4 बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश में स्थित बांध है गांधी सागर बांध। चित्तौड़गढ़ में स्थित है तो राणा प्रताप सागर बांध। चंबल नदी पर बना कोटा जिले में स्थित बांध है तो जवार सागर एवं कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है सिंचाई करना। चंबल नदी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल विद्युत एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है माही बजाज सागर। और माही बजाज सागर जो बांध है ये कहाँ पर है? तो ये बांसवाड़ा में स्थित है, जिसे आदिवासियों का अमृत सरोवर कहा जाता है। माही बजाज सागर का प्रमुख उद्देश्य पेयजल एवं जल विद्युत और सिंचाई करना है। बिसलपुर परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो बिसलपुर परियोजना बनास नदी पर स्थित है, जो कि टोंक जिले में स्थित है। बिसलपुर बांध कहाँ पर स्थित है? तो टोंक जिले के टोडा राय सिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में स्थित है। बिसलपुर बांध किन जिलों की पेयजल की आपूर्ति करवाता है? तो जयपुर, अजमेर और टोंक जिले में पेयजल की आपूर्ति करता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि राज्य की राजधानी क्षेत्र को पेयजल की आपूर्ति कौन करवाता है? तो बिसलपुर बांध करवाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाले एग्जाम में। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना, जो कि दोस्तों बात करें गुजरात में नर्मदा नदी पर बनी हुई है सरदार सरोवर बांध परियोजना। सरदार सरोवर बांध परियोजना किन जिलों को फायदा होता है? तो बाड़मेर एवं जालोर जो जिले हैं राजस्थान के, उनमें पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है सरदार सरोवर बांध के माध्यम से। जवाई बांध कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों जवाई बांध पाली में जवाई नदी पर स्थित है। सोम, अंबा, कमला परियोजना ये कई बार पूछा गया है। सोम, अंबा और कमला जो परियोजना है ये डूंगरपुर में स्थित है। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में स्थित है। जाखम परियोजना जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में स्थित है। परंपरागत जल स्रोत क्या है? तो परंपरागत जल स्रोत कुएं, बावड़ियां, जोहड़, टांके एवं खड़ीन है। गोवर्धन सागर या फिर रस सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। जन्ना सागर झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। गोमती नदी पर बांध बनाकर किस झील का निर्माण किया गया? तो ये जयसमंद झील का निर्माण किया गया गोमती नदी पर बांध बनाकर। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो ये जयसिंह ने करवाया। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील कौन सी है? तो ये जयसमंद झील है। जोधपुर झील की प्रमुख जिले कौन सी है? तो बालसमंद, कायलाना, उम्मेद सागर जो जिले हैं ये जोधपुर के प्रसिद्ध जिले हैं। जैसलमेर में स्थित झील का नाम है तो ये गढ़सीसर झील है। गेप सागर झील कई बार एग्जाम में पूछी गई है, डूंगरपुर में स्थित है। कोलायत झील बीकानेर में है। सिलीसेट झील अलवर में स्थित है। सिलीसेट झील और ये गेप सागर झील कई बार एग्जाम में पूछी गई है। वर्तमान में जल संरक्षण की कौन सी विधियां प्रचलित है? रूफ टॉप जल संचय या फिर वाटर हार्वेस्टिंग जो सिंचाई पद्धतियां हैं ये वर्तमान में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि आजीविका के प्रमुख क्षेत्र हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आजीविका जो क्षेत्र है उनसे रिलेटेड कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और आजीविका के बारे में हम भली भांति बात करें तो ये जो फसलों के बारे में हम डिस्कस करते हैं वो आजीविका से रिलेटेड है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में। कटाई मार्च अप्रैल में। रबी की फसल कौन कौन सी है? गेहूं, जौ, चावल, सरसों, चना ये प्रमुख रबी की फसल है। खरीफ की फसल की बुआई जुलाई अगस्त में की जाती है। यहाँ पर खरीफ की फसलों के बारे में डिस्कस करें तो ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल ये प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट जायद की फसलों के बारे में डिस्कस करें तो जायद की फसलें मार्च अप्रैल से जून जुलाई के मध्य इनका उत्पादन किया जाता है। प्रमुख जायद की फसलों के बारे में डिस्कस करें तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी। राजस्थान में उत्पादित होने वाले देश की सर्वाधिक अनाज कौन सा है? तो सर्वाधिक अनाज बाजरा है, सरसों है और गवार है। जौ चना उत्पादन में देश में स्थान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है जौ उत्पादन एवं चना उत्पादन में। सर्वाधिक चना उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये हनुमानगढ़ में होता है। सर्वाधिक बाजरा उत्पादन होता है तो ये पश्चिमी राजस्थान में उत्पादन होता है। क्षेत्र विशेष जिले के बारे में डिस्कस किया जाए तो अलवर में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन होता है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मुख्यतः खेती की जाती है तो ये मक्के की खेती की जाती है। किस जिले में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है? गंगानगर में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है, इसे हम धान का कटोरा या फिर अन्न का कटोरा कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से कितने हेक्टेयर भूमि से जल सिंचित होता है? तो 17.5 लाख हेक्टेयर से सिंचित क्षेत्र होता है।
राजस्थान में कुल बोई जाने वाली फसल का कितना प्रतिशत फसल की सिंचाई उपलब्ध होती है? तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कुल बोई जाने वाली फसल में कितनी प्रतिशत फसल में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। यानी हम 100% क्षेत्र में अगर बुआई करते हैं तो उसकी 35% जो भूभाग है उस पर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो पाती है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो कुएं एवं ट्यूबवेल या फिर जिन्हें हम नलकूप कहते हैं उनके माध्यम से सर्वाधिक यानी 66% सिंचाई होती है। नहरों से 33% सिंचाई होती है। सबसे कम तालाबों से सिंचाई होती है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में होती है। और पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। भारत के कुल पशुधन राजस्थान में पाया जाता है तो 11.27% पशुधन पाया जाता है। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं की सर्वाधिक कमी हुई है? तो ऊंट व गधों की सर्वाधिक कमी हुई है राजस्थान में। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है? तो गाय एवं भैंस की संख्या में वृद्धि हुई है। इसी के साथ राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। खनिजों की विविधता के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। राजस्थान में पाए जाने वाला सर्वाधिक खनिज कौन सा है? तो रॉक फॉस्फेट है। और रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन जामरकोटड़ा उदयपुर से उत्पादन होता है। कौन से खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार रखता है? सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी एवं संगमरमर। चांदी का उत्पादन जावर से होता है प्रमुख। सीसा जस्ता का उत्पादन भी जावर से होता है। और जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक नागौर जिले से होता है। राजस्थान में आधारभूत सेवाओं के बारे में डिस्कस करें तो राजस्थान की कुल साक्षरता पूछी जाए तो 66.11%, पुरुष साक्षरता 79.19%, महिला साक्षरता 52.12%। और इसी के साथ बात करें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उप स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी में स्थापित किए जाते हैं? तो 1000 की आबादी पर उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाते हैं। राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कितनी आबादी में की जाती है? तो 30,000 से अधिक आबादी होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले स्थानों पर कौन से केंद्र की स्थापना की जाती है? तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में की जाती है। राजस्थान के 33 जिलों में कितने मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं? तो 30 मेडिकल कॉलेज हैं। और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाया जाए जो कि बालिकाओं से रिलेटेड है तो डाक विभाग में आपको सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाना होता है। राजस्थान परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो ये 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान परिवहन निगम की स्थापना की गई। और इसी के साथ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मार्च 1905 में राजस्थान में रोड सेवा का शुरू हुई थी। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में है। राजस्थान में सड़कों की न्यूनतम लंबाई धौलपुर में है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो NH-15 है। और NH-15 का नाम जो है ये NH-68 और 11 एवं 62 का सम्मिलित रूप जो है वो NH-15 है। एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-71B है। और NH-71B का नया नाम है NH-919 और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे छोटा NH-71B वर्तमान नाम NH-919, सबसे बड़ा NH-15 और ये 68, 11 और 62 का सम्मिलित रूप है। राजस्थान में कितने रेलवे जोन है? तो 2 रेलवे जोन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत मुख्यालय जयपुर में है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कोटा में है। इसी के बाद बात करें तो राजस्थान में कितने रेलवे मंडल है? तो 5 रेलवे मंडल है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा। कोटा मंडल जो है ये पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। बाकी अन्य जो 4 मंडल है ये उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में स्थित है रेलवे मॉडल कक्ष। और परीक्षण स्थल पूछा जाए तो वो बाड़मेर में स्थित है। परीक्षण स्थल पूछा जाए तो वो बाड़मेर में स्थित है, जबकि मॉडल कक्ष पूछा जाए तो वो उदयपुर में स्थित है। इसी के साथ बात करें दोस्तों, राजस्थान की पहली रेलगाड़ी चलेगी तो आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य 1874 में चलेगी। और परिवहन की स्थापना कब हुई? तो हमने देखा कि 1 अक्टूबर 1964 में राजस्थान में परिवहन निगम की स्थापना हुई। लोक संस्कृति एवं कला के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बात करें, पूर्वी राजस्थान की भाषा प्रतिनिधित्व बोली कितनी है? तो ये 4 है। पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है, मेवाती है और अहिरवाटी है। कांतली नदी का आसपास का जो क्षेत्र है ये अहिरवाटी क्षेत्र कहलाता है। ढूंढाड़ी, हाड़ौती, कोटा बूंदी, बारा झालावाड़, मेवाती, अलवर, भरतपुर का क्षेत्रफल, ढूंढाड़ी और ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र। पश्चिमी राजस्थान में प्रतिनिधित्व बोलियां जो है ये 4 है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। शेखावाटी चूरू सीकर झुंझुनू का क्षेत्र, मारवाड़ जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, मेवाड़ इसमें जैसलमेर भी सम्मिलित है, मेवाड़ी दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र और वागड़ी डूंगरपुर माछवाड़ा का क्षेत्र, वहां पर मागड़ी बोली जाती है। राजस्थान में गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। गण और गौर शब्द किसके सूचक है? तो शिव और पार्वती के सूचक है। सावन महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है तो ये तीज का त्योहार है सावन महीने में।
भादो या जिसे हम भाद्रपद कहते हैं माह में कृष्ण पक्ष की तीज को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, इन सभी नामों से सावन ये जो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया है इनको जाना जाता है। होली के 8वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो शीतलाष्टमी। जयपुर में शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सील की डूंगरी पर स्थित है। उदयपुर में शीतला माता का प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो वल्लभ नगर कस्बे में है शीतला माता का मंदिर। पुष्कर मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को। केला देवी का माता का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? केला देवी का मंदिर करौली में स्थित है। और केला माता ये सवाई माधोपुर में स्थित मेला को कहा जाता है, तो ये लक्खी मेला ये केला माता है दोस्तों। और केला देवी का मेला आयोजित होता है तो चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक होता है। महावीर जी के मेले का आयोजन चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण एकादशी तक होता है। महावीर जी की मूर्ति का रंग क्या है? तो ये लाल रंग की मूर्ति है। दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। हरियाली अमावस्या को मेले की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में 1899 में हरियाली अमावस्या के मेले की शुरुआत हुई 1899 ईस्वी में महाराणा फतेह सिंह के काल में। इसी के साथ हरियाली अमावस्या का मेला बढ़ता है, तो ये हरियाली अमावस्या का मेला हरियाली अमावस्या को बढ़ता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये कहाँ से आए थे? ये ईरान से आए थे। ख्वाजा साहब का उत्सव लगता है तो 1 रजब से 6 रजब अजमेर में। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर मेला, माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है। बेणेश्वर मेले का आयोजन डूंगरपुर में माही और जाखम सोम नदियों का जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पर होता है। बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी किसे कहते हैं? तो करणी मात्रा को। खाटू श्याम जी के मेले का आयोजन होता है तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दसवीं से द्वादशी तक खाटू श्याम जी मेले का आयोजन होता है। बाबा रामदेव जी के मेले का आयोजन भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी के मध्य भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दूज जिसे हम बाबेरी बीज कहते हैं द्वितीया से एकादशी के मध्य। गलियाकोट का उर्स होता है तो ये डूंगरपुर में सागवाड़ तहसील में गलियाकोट कस्बे में गलियाकोट का उर्स मनाया जाता है, जो कि दाऊदी बोहरा समाज का प्रमुख उर्स माना जाता है। गलियाकोट उर्स किसकी मजार पर है? तो फखरुद्दीन मौला की मजार पर है। किस मजार को मजार ए फ़कीरी कहा जाता है? तो फखरुद्दीन मौला की मजार को मजार ए फ़कीरी कहा जाता है। दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र गलियाकोट डूंगरपुर में है। राजस्थान में कौन से लोक देवता 5 पीरों में शामिल है? तो रामदेव जी, पाबू जी, मेहाजी, हड़बू जी, गोगा जी। यहाँ पर तेजा जी सम्मिलित नहीं है, ये आप ध्यान में रखिए। गोगा नवमी मनाई जाती है तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी। एवं बात करें दोस्तों तो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में स्थित है। तेजा जी मेले का आयोजन किस जिले में होता है? तो पर्वत सरनागौर में तेजा जी के मेले का आयोजन होता है। ऊंटों के देवता के रूप में पूजनीय है तो ये पाबू जी है। देवल चारणी की गायों को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। पाबू जी का मुख्य स्थान पाबू मठ है। मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम पाली में हुआ था। मीराबाई का विवाह किस वंश में हुआ? तो सिसोदिया वंश जो राणा सांगा के पुत्र भोजराज हैं उनके साथ इनका विवाह होता है। दादू दयाल ने अकबर से भेंट की तो 1585 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में दादू दयाल ने अकबर से भेंट की। बिश्नोई समाज के प्रवर्तक जाम्बोजी और बिश्नोई संप्रदाय का 2 वर्ष में 2 बार मेले का आयोजन होता है। जाम्बोजी का मेला कहाँ लगता है? तो 1508 में जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पिपासर नागौर में। ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हम जन्माष्टमी कहते हैं और यहाँ पर नवमी को हम गोगा नवमी कहते हैं। जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? तो कतरिया से बीकानेर में। जसनाथ जी किससे प्रभावित थे? गोरखनाथ जी जो कि हठ योग के प्रवर्तक है गोरखनाथ जी। राजस्थान में लोक संत जो स्वयं अशिक्षित रहते हुए शिक्षा का अलग जगाया ये श्रद्धानाथ जी थे। स्वयं अशिक्षित थे लेकिन शिक्षा का अलग जगाया तो ये श्रद्धानाथ जी थे। श्रद्धानाथ जी का संबंध किस स्थान से है? तो ये शेखावाटी से है। श्रद्धानाथ जी ने देह त्याग कहाँ पर की थी? तो सीकर के लक्ष्मणगढ़ स्थान पर श्रद्धानाथ जी ने देह त्याग किया था। किस संत को आदर्श वाक्य स्वच्छता में ही ईश्वर निवास है? ये श्रद्धानाथ जी का है। यानी स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास स्थान है, ये किसका प्रसिद्ध वाक्य है? तो ये श्रद्धानाथ जी का है। काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ है। लकड़ी के बेवाण, कावड़, रंगाई छपाई, टप्पे कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये बस्सी चित्तौड़गढ़ में। लकड़ी के खिलौने और कठपुतलियां के लिए प्रसिद्ध है तो ये उदयपुर में है और कठपुतलियों के लिए जयपुर भी प्रसिद्ध है। लकड़ियों की मूर्ति के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये जेठाना डूंगरपुर है। लकड़ियों की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध, ध्यान में रखें, लकड़ियों के खिलौने और कठपुतली के लिए उदयपुर और लकड़ी की मूर्तियों के लिए जेठाना डूंगरपुर प्रसिद्ध है। लकड़ी का फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो शेखावाटी और बीकानेर का प्रसिद्ध है लकड़ी का फर्नीचर। टेराकोटा मोलेला नाथ द्वारा राजसमंद टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध। टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती है अलवर एवं बाड़मेर में। और लाख के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध है? तो जयपुर जोधपुर के। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ की। टेराकोटा हमने देखा मोलेला नाथ द्वारा टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती है तो अलवर बाड़मेर में। लाख की आभूषण की मूर्तियां प्रसिद्ध है जयपुर एवं जोधपुर की। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की।
आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो की PDF प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मोम क्लासेस को अवश्य ज्वाइन करें। और इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो कक्षा 7, 8 एवं 9 और 10 का वीडियो अगर लेकर आना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि वो वीडियो जरूर अपलोड करें। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।